Now today we are starting the topic that is the biotechnology. ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में एक बार जान लीजिए. सी today we'll discuss about the definition of the biotechnology. Then in this part, in this chapter, we'll study about different tools and techniques that is useful in genetic engineering, that is useful in the cloning method, molecular cloning. Okay, cloning, किसी भी जीन की अगर क्लोनिंग करनी है, so उसके लिए क्लोनिंग करना है मीन्स multiplication of the single gene for its production of its product, maybe enzyme or maybe the proteins. So किसी भी जीन का अगर हमें एक्सप्रेशन स्टडी करना है या फिर उसकी प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, उसका प्रोडक्शन लेना है या एंजाइम का प्रोडक्शन लेना है, तब हमें उस जीन या प्रोटीन उस प्रोटीन या एंजाइम का जो जीन होता है उसके कई मिलियंस ऑफ कॉपीज चाहिए होते हैं. ठीक है. सो उस मिलियंस ऑफ कॉपीज को फॉर्म करने के लिए हमें क्लोनिंग की आवश्यकता होती है. सो क्लोनिंग, ये जो क्लोनिंग होती है वह बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है. उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहेंगे. वो क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट बायोटेक्नोलॉजी. देन सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टूल्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी. कौन कौन से टूल्स का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. सबसे पहला टूल होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, देन ligase enzyme, DNA isolation, okay, extraction of DNA and DNA isolation, then that is electrophoresis process, then different steps involved in recombinant DNA technology. सो इन सभी को हमें डिस्कस करना है. और लास्ट का जो पॉइंट है हमें द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, देयर प्यूरिफिकेशन, देयर चेकिंग देयर एक्टिविटीज वगैरह वगैरह. सो ये जो सारे पॉइंट है इसे हम डाउन स्ट्रीमिंग कहते हैं. सो ये सारे पार्ट यहाँ पर हमें डिस्कस करना है. सो सबसे पहले हमें इस बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन स्टडी करेंगे और फिर डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे. इनमें से एक जो टूल्स और टेक्निक्स है जिसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया, that is polymerase chain reaction, PCR reaction. okay, जिसमें बहुत ही कम समय में मिलियंस ऑफ कॉपीज हम डीएनए के क्या कर सकते हैं या जीन के क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. Then let us study about the different tools and techniques of this biotechnology. सबसे पहला पॉइंट, इस बायोटेक्नोलॉजी की जो हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपको पता चलेगा दिस बायोटेक्नोलॉजी, वी कैन डिवाइड द बायोटेक्नोलॉजी इनटू टू डिफरेंट एजेस, द क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, देन फर्मेंटेड डिफरेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, ओके, लाइक अल्कोहल्स, different enzymes, sugars, etc. साथ ही साथ फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो है इसमें ईस्ट के जरिए फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाना, ये भी क्लासिकल एग्जांपल है. देन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लासिकल theories, the classical experiment to produce the different alcoholic beverages, ये भी क्लासिकल एग्जांपल में इंक्लूड होगा. तो ये सारी चीजें क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है. एडवांस बायोटेक्नोलॉजी ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स पर काम करती है. द एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, इसमें दो इंपॉर्टेंट हम पार्ट डिस्कस करते हैं. कौन से दो इंपॉर्टेंट पार्ट या दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं एडवांस या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के? ये होते हैं, सबसे पहला पार्ट द जेनेटिक मैनिपुलेशन, दैट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन. व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन? इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं. व्हाट इज मीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? द ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू द होस्ट. ओके, एक फॉरेन जीन हम किसी होस्ट पे एंटर कर देते हैं. ओके, जैसे बीटी कॉटन, इट इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, बीटी कॉटन.
ओके, बैसिलस thuringiensis का जो जीन होता है क्राई जीन, उसे हमने प्लांट्स, कॉटन प्लांट, बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी टोमेटो, पोटैटो वगैरह, सॉरी बीटी ब्रिंजल, सो ये सारे जो बीटी है, ये बीटी जीन आया कहां से? इसे हमने बैक्टीरिया से निकालकर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया। ये किसकी बदौलत? इट इज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट। ओके, सो यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये दो एस्पेक्ट पर डिस्कस किया जाएगा आगे जाकर, ठीक है। पहला एस्पेक्ट होगा दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, जिसे हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कहते हैं, जिसे हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कहते हैं। ओके, और दूसरा एस्पेक्ट रहेगा द मेंटेनेंस ऑफ okay, maintenance of the pure culture, the maintenance of the pure clones, the maintenance of the pure recombinant DNA, okay, उसका मेंटेनेंस करना प्योर फॉर्म में, ओके, एम्बियंस इन्वायरमेंट में, मींस हाइजेनिक कंडीशन में। सो ये दो इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे उसे एस्पेक्ट होंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, इसे हमें डिस्कस करना होगा। सो व्हाट इज मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या कहती है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, biotechnology, it is the integration between natural sciences, okay, integration between natural sciences and okay, natural sciences। अब natural sciences कौन सी है? physics is the natural science, mathematics is the natural science, isn't it? ये सारे natural science है, chemistry ये भी natural science है, okay, isn't it? So especially the physics, then the integration of natural science with the living organism or cells or the product thereof, उनका कोई product होगा, maybe protein, maybe enzymes, maybe any molecule, their product किसके लिए? For the production and human welfare। सो इसे बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी, इट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म और सेल्स और द प्रोडक्ट देयर ऑफ, उनका किसी का कोई प्रोडक्ट होगा, किसके लिए? फॉर इट्स प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन, देयर एक्टिविटी, चेकिंग देयर एक्टिविटीज, किस पर्पस के लिए? फॉर द वेल बींग्स ऑफ द ह्यूमन बींग। इसे हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। सो बायोटेक्नोलॉजी, हमने आपको जैसे कि बताया, बायोटेक्नोलॉजी को हम दो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन से दो ग्रुप? मींस दो डिफरेंट एज में हम डिवाइड कर देंगे। कौन से दो एज? क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारे एंसेस्टर को इनके बारे में पता था, ओके, पता था। जैसे दूध का दही बनाना होगा, या फिर मोलासिस से अल्कोहल या डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने हैं, डिफरेंट फ्रूट्स का इस्तेमाल कर उनसे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनानी है, डिफरेंट फर्मेंटेड बेकरी आइटम्स बनाना है, ओके, अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है, ब्यूटेरिक एसिड का प्रोडक्शन करना है, विनेगर का प्रोडक्शन करना है, ओके, इजंट इट? देन दैट इज अचार का प्रोडक्शन करना है। ये सारी चीजें जो है ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। दिस इज द क्लासिकल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मगर आज का अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का ये देखते हैं तो इसमें हमें क्या नजर आता है? हमने कंप्लीटली ह्यूमन बींग्स के वेल बींग्स के लिए, ओके, ह्यूमन बींग्स के वेल बींग्स के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर जो डिफरेंट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोफीलिया, okay, different disorder due to the diabetes, deficiency of different hormone like dwarfism, then
दैट इज वी कैन से द डायबिटीज, ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस है, इन पर भी हमने उपाय खोज निकाला। आज हम देखते हैं कि इंसुलिन प्रोडक्शन ये भी किसका प्रोडक्ट है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, वी कैन से द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, it is again the example of the modern biotechnology, the production of different that is that is known as the blood coagulating factors production, जो different different factors होते हैं blood को clot करने वाले, especially hemophilia that is caused due to the deficiency of the factor number 8. Due to the gene mutation, this factor number 8 is not produced in such a person. This factor number 8 it can be given, and the production of this factor number 8 is due to बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो हमारे आर्टरीज में जो ब्लॉकेज फॉर्म होते हैं, जो थ्रोम्बस फॉर्म होता है, उसे डिसॉल्व करने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। ऐसे कई सारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आज हमें नजर आते हैं। ओके, देन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैक्सीन, इट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ दिस वन। सो बायोटेक्नोलॉजी इट इज द वन ऑफ द, इट इज द ब्रॉड ब्रांच, ये बहुत ही ऐसी ब्रॉड, एकदम बायोलॉजी की एक ब्रॉड ब्रांच बन चुकी है, जिसमें कई सारे डिफरेंट छोटे सब ब्रांचेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनमें से एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ओके, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे उसमें डिफरेंट सब ब्रांचेस होंगे। ओके, सो देन दिस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसे हम दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में स्टडी करते हैं या फिर इसे मेंटेन रखते हैं। ओके, कौन से दो एस्पेक्ट है? पहला एस्पेक्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का, यस, द ट्रांसफर ऑफ जीन, द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन इनटू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसे जीन मैनिपुलेशन भी कहा जा सकता है, जीन मैनिपुलेशन। ओके, अब ये जीन मैनिपुलेशन किया है तो उसका मेंटेनेंस करना, ओके, उस जीन का मेंटेनेंस करना, उसका प्रोडक्शन लेना, ओके, उसे हाइजेनिक कंडीशन में उनका प्रोडक्शन लेना, उनकी एक्टिविटी चेक करना, ये सारा पार्ट इस मेंटेनेंस में आ जाएगा। ओके, और ये सारी प्रोसीजर करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। ओके, और ये टूल्स और टेक्निक का मींस डिफरेंट जो टूल्स और टेक्निक है, उसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फ्रॉम आइसोलेशन ऑफ द डीएनए up to the expression of the gene into the host cell. Okay, so ये जो different 7 techniques होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसे हमें डिस्कस करना है। Then before studying that, we should know what is the importance of biotechnology or what is the significance of this biotechnology over the classical different tools and techniques used for the genetic recombination. कौन से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टेक्निक्स है जो क्लासिकल हो चुके हैं, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ये सारे जो है दीज आर द क्लासिकल मेथड्स ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, अगर हमें कोई अगर हमें किसी एक ही स्पेशीज के दो डिफरेंट वैरायटीज है, वैरायटीज फर्स्ट एंड वैरायटीज सेकंड, वैरायटीज फर्स्ट में लो प्रोडक्शन है मगर हाई रेजिस्टेंस पावर है, ओके, वैरायटीज सेकंड में ओके हाई प्रोडक्शन है बट इट इज ससेप्टेबल टू द पैथोजन। ठीक है, तो इन दोनों वैरायटीज को हम क्रॉस करते हैं और क्रॉस कर इसका सिलेक्शन करते हैं। जो भी पॉपुलेशन आती है उस पॉपुलेशन में हम इन दोनों सुपेरियर क्वालिटी, सुपेरियर कैरेक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं, और जिस एक प्लांट में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नजर आते हैं उन सभी प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं, और फिर इन्हें सिलेक्ट कर फिर हम इनब्रीड दैट इज सेल्फिंग करते हैं। अगर इफ इट इज बायोसेक्सुअल देन हम सेल्फिंग परफॉर्म करते हैं। सेल्फिंग करने के बाद और पॉपुलेशन में कौन नजर आ रहा है उसे हम ढूंढते हैं, सुपेरियर क्वालिटीज वाले इंडिविजुअल्स उसे खोजा जाता है। फिर उसके साथ हम इस तरह से फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फिंग करते हुए उनके प्योर फॉर्म्स हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह से हम क्लासिकल मेथड के द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग मेथड के द्वारा हम न्यू वैरायटीज डेवलप करते थे, isn't it? मगर होता क्या था, इस क्रॉसिंग के समय जिस जीन का हमें सिलेक्शन करना है
क्या सिर्फ वही जीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस क्रॉसिंग में ट्रांसफर होते हैं? नहीं, उसके अलावा कई सारे जो डिफरेंट डिफरेंट अनफेवरेबल जीन्स है जो नहीं चाहिए, ओके, ऐसे भी कुछ रेसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन, वो सारे इनमें ट्रांसफर हो जाते हैं, isn't it? जो जीन नहीं चाहिए वो भी जीन हमें इनमें नजर आ जाते हैं। ओके, सो ये एक ड्रॉबैक होता है। ओके, मींस अनवांटेड जीन देयर आल्सो enter into the new varieties, okay, which are of no use for human benefit, या फिर ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो जरूरी नहीं है। ऐसे भी जीन हम इस वैरायटीज में हमें नजर आ सकते हैं अगर हम प्लांट ब्रीडिंग या फिर एनिमल ब्रीडिंग करते हैं तो। ओके, मगर ये एक ड्रॉबैक है सिलेक्शन ब्रीडिंग का। ओके, बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? आज हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस का जीन है क्राइजीन। व्हाट इज दिस क्राइजीन? क्राइजीन क्या है? व्हाट इज दिस? क्रिस्टल फॉर्मिंग जीन। क्राइजीन जो है इसे हमने बैक्टीरिया से निकालकर डायरेक्टली सिर्फ वही जीन ट्रांसफर कर दिया है, कहां? कॉटन प्लांट में। यानी जो जीन चाहिए उस जीन को हमने आइसोलेट किया बैक्टीरिया से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से, और फिर उसे हमने ट्रांसफर कर दिया हमारे प्लांट्स में। ओके, सो इस तरह से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हमने, ओके, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस तरह की नई स्पीशीज बनाई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल है, जो इंसेक्ट को रेजिस्टेंस करती है, ऐसी हमने चीज बनाई। ठीक है, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ सिलेक्टेड जीन ही ट्रांसफर किया जा रहा है होस्ट में, मगर यहाँ पर अनवांटेड कई सारे जीन्स भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। यस और नो? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्लासिकल मेथड्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन का और एडवांस मेथड ऑफ द रिकॉम्बिनेशन का। इट इज इंपॉर्टेंट वन। सो ये जो एडवांस मेथड है बायोटेक्नोलॉजी, इसका अस्तित्व कैसे आया? ओके, कैसे पता चला कि इस तरह से भी हो सकता है? इसके पीछे दो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है, बॉयर्स एंड कोहन, कोहेंस एंड बॉयर। सी, इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। ओके, हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने एक ऐसा एंजाइम डिस्कवर किया, या फिर इन्हें एक ऐसा एंजाइम पता था, इन्होंने बताया कि वन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, उसे नाम दिया जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा इंडोन्यूक्लियेज? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देते हैं आपको कि एस्चेरिचिया कोलाई के भीतर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। सो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? बैक्टीरिया के भीतर दो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हमें नजर आते हैं। पहला एंजाइम होता है जिसे हम मॉडिफाइंग एंजाइम कहते हैं, एंजाइम फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, देन सेकेंड एंजाइम जिसे हम कहेंगे दैट इज न्यूक्लियस। बैक्टीरियल सेल में इस तरह के दो तरह के एंजाइम्स डिस्कवर किए गए हैं। पहला होता है दैट इज मॉडिफिकेशन करने वाले, और दूसरा न्यूक्लियस एंजाइम। ओके, सो मॉडिफिकेशन एंजाइम क्या करते हैं? दे ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ डीएनए। आप देखिए, अगर यह है बैक्टीरिया, कौन है? बैक्टीरिया, ठीक है, और यह है बैक्टीरिया का होस्ट सेल। व्हाट इज दिस? होस्ट सेल। ओके, देन यहां पर इस बैक्टीरिया के भीतर एक प्लाज्मिड भी है। व्हाट इज बाय प्लाज्मिड? द एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डीएनए।
देन अब यहां पर इस बैक्टीरिया के भीतर इनके पास कौन सी पावर नहीं होती, इम्यून पावर होती है क्या? नहीं, मगर नेचर ने इन्हें रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम दे रखे हैं। कौन से एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, डीएनएज एंड आरएनएज। डीएनएज एंड आरएनएज। डीएनए इट ब्रेक डाउन, डीएनएज एंजाइम दे ब्रेक डाउन द फॉरेन डीएनए। अगर इसे कोई वायरस अगर इसे इन्फेक्शन करता है, और इन्फेक्शन डीएनए कंटेनिंग वायरस अगर इसे इन्फेक्शन करता है, तो इस बैक्टीरियल सेल में रहने वाले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या डीएनए एंजाइम इस डीएनए को ब्रेक डाउन कर देंगे। ओके, और अगर इस बैक्टीरिया के भीतर रेस्ट्रिक्शन डीएनए अगर एंजाइम नहीं होगा, तो ये बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल को मार देगा। बैक्टीरियोफाज का डीएनए ओके अपना काम करेगा, लाइटिक साइकिल करेगा, ये आपको पता है। सी सो न्यूक्लियस दो तरह के, डीएनएस एंड आरएनएस। डीएनएस इट ब्रेक्स डाउन द फॉरेन डीएनए, आरएनएस ब्रेक डाउन द फॉरेन आरएनए। ओके, सो अब दूसरा पॉइंट, अगर एक पॉइंट ऐसा है, डीएनएस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन से? एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? एक्सोन्यूक्लियस आपको पता है, डीएनए जो होते हैं इनके दो एंड्स होते हैं, 5' एंड एंड 3' एंड। सो एक्सोन्यूक्लियस ये क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस इट क्लीव एंड रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स। एक्सोन्यूक्लियस ये क्या करता है? ये इस डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड क्लीव करता है, सेपरेट करता है, निकालता है, रिमूव करता है। तो उसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? एक्सोन्यूक्लियस। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोन्यूक्लियस? इंडोन्यूक्लियस इट क्लीव द डीएनए डबल स्ट्रैंड फ्रॉम द इन बिटवीन द एंड्स। दो एंड्स के बीच में से डीएनए को ब्रेक डाउन करने वाले इंडोन्यूक्लियस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। सो अब इस इंडोन्यूक्लियस को या एक्सोन्यूक्लियस को कैसे पता चलेगा कि ये जो डीएनए है वो फॉरेन डीएनए है या नहीं? या फिर आपके माइंड में एक सवाल भी आ रहा होगा कि ऐसा अगर है तो इस बैक्टीरिया के एक्सोन्यूक्लियस या इंडोन्यूक्लियस खुद के डीएनए को क्यों नहीं ब्रेक डाउन करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि इन बैक्टीरियल सेल में मॉडिफिकेशन एंजाइम भी होते हैं, जैसे कि ओके एस एडेनोसिल मिथियोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या करता है? इट परफॉर्म मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स ओन डीएनए जेनेटिक मटेरियल टू गेट अवॉइड फ्रॉम ब्रेकिंग बाय द इंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। सो इनके ये जो मॉडिफाइड एंजाइम्स जो होते हैं वह अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पर, जिसकी वजह से इंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई कर लेता है अपने डीएनए को, और फॉरेन डीएनए उसे समझ में आ जाता है। मींस मॉडिफाइंग एंजाइम दे मॉडिफाई देयर ओन जेनेटिक मटेरियल टू गेट अवॉइड बाय द ब्रेकिंग डाउन बाय द इंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऑफ इट्स ओन डीएनए। समझ में आया? सो इस तरह से मॉडिफाइंग एंजाइम ये अपने खुद के जेनोमिक डीएनए को मॉडिफाई करते हैं ताकि इंडोन्यूक्लियस से बचा जा सके, और फॉरेन डीएनए को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस तरह से समझ में आया बच्चों? सो इस वजह से बैक्टीरिया में इम्यून सिस्टम ना होते हुए भी मॉडिफाइंग एंजाइम और न्यूक्लियस एंजाइम की वजह से ये अपना प्रोटेक्शन करता है। ये अपना क्या कर लेता है? प्रोटेक्शन करता है। सो बॉयल्स इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के भीतर ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं जो अपना खुद का जीनोमिक डीएनए को मॉडिफाई करते हैं और फॉरेन डीएनए का ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसे नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या नाम दिया है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्यों कहा इसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्यों नाम दिया है? अकॉर्डिंग टू बॉयर के कहने के मुताबिक ये इंडोन्यूक्लियस एंजाइम दे ब्रेक डाउन द डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक साइट। एक स्पेसिफिक साइट से ये क्या करते हैं? डीएनए का ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, उसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। कौन सी साइट कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट।
The site at which restriction in their nucleus breaks down the DNA strand, that site is known as restriction site. एक एग्जांपल देते हैं आपको रेस्ट्रिक्शन साइट का। इकोलाई में पाया जाने वाला एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको R1, R stands for restriction endonuclease, 1 indicate the order of discovery. ओके आपको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में थोड़ा इन डिटेल स्टडी है, उसमें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस वगैरह वगैरह ये सारे पॉइंट्स आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बता दें आपको, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस GAA TTC। ये इको R1 यहां से ब्रेक कर देगा और हैंगिंग एंड्स बना कर दे देगा। देखो इको R1 ने यहां से ब्रेकिंग की है, isn't it? G और AG के बीच में से, और फिर यहां पर इस तरह से फ्रैगमेंट्स बना दिए हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के। ओके इस तरह से बच्चों रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होते हैं एक स्पेसिफिक साइट होती है उनकी ब्रेकिंग की, जैसे इको R1 की साइट होती है GAA TTC। ओके फॉर एग्जांपल के तौर पर इसके बारे में हमें और डिस्कस करना है। इस साइट को हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, जिनमें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है? इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर आप यहां से GATTC यहां रीड करते हो तो इसको इन्वर्टेड रिपीट्स, ओके उसका वही सीक्वेंस आपको सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में दिखाई देगा, इन्वर्टेड रिपीट्स। ओके इसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। इस तरह से बॉयर्स ने बताया कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, इस बात का पता चला। ओके सभी साइंस के मींस साइंटिस्ट वगैरह जो है उन्हें पता चला। तो आगे जाकर क्या हुआ देखिए सी, उस समय कोहेंस भी क्या कर रहे थे, एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ओके जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कौन सा है? सीयर। यस कोहेन का एक्सपेरिमेंट। कोहेन ने क्या किया? कोहेन इन्होंने एक जीन, ओके एक जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियल सेल का, दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने की टेक्निक इन्होंने बताई, isn't it? This Cohen he was able to transfer the plasmid from one bacterium to the another bacterium. ओके एक बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वह दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने की जो टेक्निक है उस पर कोहेन इन्होंने काम किया। फिर इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के साथ में काम करने से एक नई ब्रांच बायोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसका जन्म हुआ। ओके कैसे? अब इन्हें पता था कि ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर कैसे होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और इन्हें पता था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की वर्किंग को। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों ने कंबाइनली एक वर्क किया जिसमें उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर किया सबसे पहली बार। ओके नो डाउट इन्होंने प्लाज्मिड डीएनए क्या किया, मींस एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है, ओके जिसमें पहले प्लाज्मिड नहीं था। ओके ये प्लाज्मिड यहां नहीं था, तो इस प्लाज्मिड को आइसोलेट करना और फिर जो रिसीवर बैक्टीरिया है उसमें ट्रांसफर करना, ये टेक्निक कोहेन इन्होंने की थी। ओके अब बॉयर्स और कोहन इन दोनों ने मिलकर फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। ये काम क्या था? द ट्रांसफर ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, the transfer of tetracycline resistance gene into Escherichia coli cell by using vector, plasmid vector, by using plasmid vector।
अब प्लास्मिड वेक्टर का ही क्यों इस्तेमाल किया, इसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। अब देखिए, ये बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है, इसे आपने याद रखना है। इस एक्सपेरिमेंट में टोटल जो भी स्टेप्स है, दीज आर द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ये यहां पर जो भी स्टेप्स है, वह स्टेप्स बायोटेक्नोलॉजी के 7 स्टेप्स है। ओके, isn't it? Isolation of the DNA, then breaking the DNA. Okay, isolation of the DNA for gene of interest, then breaking down the double strand of the DNA with the help of restriction endonuclease enzyme. Okay, for getting the gene of interest. Then third one, उसका लाइगेशन करना है वेक्टर के साथ, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये 7 के 7 स्टेप्स जो है वो हमें आगे डिस्कस करना ही है। देन लाइगेशन करना है, जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हम वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, दैट इज प्लास्मिड वेक्टर। फिर फोर्थ वन स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद देन कल्चरिंग होगी, देन कल्चरिंग के बाद एक्सप्रेशन ऑफ जीन स्टडी किया जाएगा, लास्ट में प्यूरी एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन एंड इट्स दैट इज द प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। ओके, सो ऐसे 7 डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स है, जिसमें के कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स इस यहां पर बॉयर्स एंड कोहन इनके एक्सपेरिमेंट में हमें नजर आते हैं। सो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट का एम क्या था? इनके एक्सपेरिमेंट का एम ये था कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लेना है, उसे आइसोलेट करना है। सेलेक्ट किया, कौन सा जीन सेलेक्ट किया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, उसे सिलेक्ट किया और उस जीन को आइसोलेट कर कर हमें प्लास्मिड वेक्टर के साथ लाइगेट करना है। किसके साथ? प्लास्मिड वेक्टर के साथ। ओके, प्लास्मिड डीएनए वेक्टर के साथ। और फिर इसे इस्चेरिशिया कोलाई सेल में ट्रांसफर कर देना है और उसकी कल्चरिंग कर कर देखना है कि जीन ट्रांसफर हुआ है या नहीं, मींस इस्चेरिशिया कोलाई में रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं, इसे स्टडी करना है। ओके, फिर देखो क्या किया उन्होंने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, देन इसके साथ प्लास्मिड को जोड़ा, फिर इस्चेरिशिया कोलाई में ट्रांसफर किया। ओके, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, डायरेक्ट जीन लेकर इस्चेरिशिया कोलाई में क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिए? यस और प्लास्मिड की क्या आवश्यकता थी? यस और नो, है ना? क्या आवश्यकता थी प्लास्मिड की? जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर डायरेक्टली उसे इस्चेरिशिया कोलाई में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था क्या? किया जा सकता था, क्यों नहीं किया? व्हाट इज द रीजन? ओके, सोचिए, विचार कीजिए, ठीक है? इस लेक्चर के बाद हम अभी इसे एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको उसका जवाब देंगे, तब तक सोचिए, नो प्रॉब्लम। देन सी, आप देखिए इनके जीन, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? ट्रांसफरिंग द टेट्रासाइक्लिन जीन इनटू द इस्चेरिशिया कोलाई सेल, ठीक है? अब पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, सपोज व्हाट इज दी टेट्रासाइक्लिन? टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देता है। सपोज ये इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है जिसमें जीनोमिक डीएनए तो है मगर क्या नहीं है? रेजिस्टेंस जीन नहीं है। किसका रेजिस्टेंस जीन? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ठीक है? अगर हम ऐसे इस्चेरिशिया कोलाई की कॉलोनी को, अगर हम ऐसे इस्चेरिशिया कोलाई के कल्चर मीडियम को, अगर हम पेट्री डिश में, सॉरी, इस कल्चर मीडियम में जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऐड है, कौन सा? टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड है, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम में, और इसमें अगर हम इस बैक्टीरियल इस्चेरिशिया कोलाई कल्चर को स्प्रेड करते हैं तो बताइए ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है? इस्चेरिशिया कोलाई की ग्रोथ यहां पर पॉसिबल है या नहीं है? यस और नो, यस और नो? हाँ, जोर से कहिए। ओके, नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि इस इस्चेरिशिया कोलाई में इस टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर नहीं है। ओके, सो अब इनके एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, बॉयर्स एंड कोहन का?
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर करना है बैक्टीरियल सेल में। ओके, और फिर देखना होगा ग्रोथ होती है या नहीं होती है कल्चरिंग में। सो अगला पॉइंट, अब इन्होंने किस तरह से किया। अब इन्हें चाहिए था, एक प्लास्मिड जो इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम इस बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम इस बैक्टीरिया से प्लास्मिड, इंटैक्ट प्लास्मिड आइसोलेट किया, इंटैक्ट प्लास्मिड, होल प्लास्मिड, ठीक है। सी इस ओके, प्लास्मिड, व्हाट इज प्लास्मिड? प्लास्मिड में ऐसा क्या चीज होती है? सी हियर, प्लास्मिड में खुद का ओरिजिन साइट होती है। कौन सी साइट होती है? ओरिजिन साइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिजिन साइट? एनीबॉडी प्लीज बताइए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओराई साइट, ओरिजिन साइट? हाँ, वेरी गुड, जोर से बोलो। ओरिजिन साइट का क्या सिग्निफिकेंस है बताइए? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, दैट इज ओरिजिन। ये टर्म कहां आई थी? ये टर्म कहां पर आई थी? जोर से बोलो। हाँ, डीएनए, जोर से बोलो, क्या डीएनए? हाँ, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस कहां से होती है? हमेशा ओरिजिन साइट से होती है। अगर ओरिजिन साइट नहीं होगी तो डीएनए सिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? सो ये प्लास्मिड का यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्लास्मिड क्यों लिया गया? इस चीज के लिए लिया गया। आप ध्यान दीजिए, सी प्लास्मिड, इंटैक्ट प्लास्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम लिया गया। देन होस्ट सेल कौन सी चाहिए हमें? इस्चेरिशिया कोलाई सेल है, जिसमें हमें कौन सा जीन ट्रांसफर करना है? यस, बॉयर्स। इन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल किया था, ओके, सो उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल कर कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आइसोलेट किया गया। कौन सा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये कौन सा जीन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कौन सा? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ओके, अब जिस हाँ जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट करने के लिए ब्रेक डाउन किया गया, उसी से इसे भी ब्रेक डाउन किया गया। और ये पोजीशन और इनकी पोजीशन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन रहेगी। कैसी रहेगी? कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन। और फिर उन्होंने इस तरह से इन दोनों को इस प्लास्मिड वेक्टर के द्वारा डबल स्ट्रैंडेड प्लास्मिड वेक्टर के द्वारा सी, ओके, सो प्लास्मिड वेक्टर और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इनका लाइगेशन करवाकर फिर इसे ट्रांसफर किया होस्ट सेल में। होस्ट का जीनोमिक डीएनए है और ये है प्लास्मिड। अब इस जीन में सी, इस प्लास्मिड में, ये जो इंटैक्ट प्लास्मिड है, इसके लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है ये फॉरेन डीएनए की तरह है। किसकी डीएनए? फॉरेन डीएनए, जो इसका है क्या? नहीं है। ओके, फिर इस तरह के डीएनए को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द डीएनए दैट कंटेन द फॉरेन जीन, दैट डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने इस्चेरिशिया कोलाई, जिसमें कौन सा रेजिस्टेंस जीन नहीं था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं था, उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब ये करने के बाद सी, अब यहां पर सी, यहां कई सारे वेक्टर थे, कई सारे फ्रैगमेंट्स थे, किसके?
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के, और फिर इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाकर होस्ट में, जो नॉर्मल होस्ट सेल थी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो मीडियम में जो जीन फ्रैगमेंट्स होते हैं, डीएनए होते हैं, वहां साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाते हैं बैक्टीरिया के, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आपको पता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और होने के बाद अब उन्होंने इन कल्चर मीडियम में जो इश्चेरिया कोलाई थे, अब उसे आइडेंटिफाई करना था कि कौन से इश्चेरिया कोलाई सेल ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। जो नहीं होंगे उनकी ग्रोथ होगी कहां, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में। सी, इस न्यूट्रिएंट अगार जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऐड है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे स्प्रेड कर दिया गया। ओके, सो यहां पर कौन सी कॉलोनीज की ग्रोथ हो सकती है और कौन सी कॉलोनी की ग्रोथ नहीं होगी, बताइए। ट्रांसफॉर्म सेल यहां पर ग्रोथ होंगे या फिर नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स ग्रोथ होंगे? यहां पर किस तरह के सेल्स की ग्रोथ होगी, ट्रांसफॉर्म सेल्स या नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स? ट्रांसफॉर्म सेल्स की यहां पर ग्रोथ होगी। नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स क्यों नहीं ग्रोथ होंगी? क्योंकि उनमें क्या नहीं था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं था। था क्या? नहीं था। था या नहीं था? नहीं था, इसलिए उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। ट्रांसफॉर्म सेल्स ग्रोथ हो पाए। ओके, अब अगला पॉइंट सीयर, अगर सपोज अब हम वेक्टर नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, वेक्टर नहीं लेते हैं, अब हम इस होस्ट सेल में क्या करते हैं, चलो इस रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस जीन है ये? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, उसे ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। और फिर अब इसे हम ग्रो करेंगे कल्चर मीडियम में। ओके, कहां ग्रो करेंगे? कल्चर मीडियम में, ठीक है। सो यहां जो कल्चर मीडियम था, ओके, इस कल्चर में जो इश्चेरिया कोलाई थे, उनमें हमने सिर्फ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के सिर्फ फ्रैगमेंट को हमने ट्रांसफॉर्म किया है होस्ट सेल में। ओके, तो अब बताइए, न्यूट्रिएंट मीडियम, ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, इस न्यूट्रिएंट आगार में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, अब ग्रोथ होगी या नहीं? होगी या नहीं? यस और नो? यस या नो, दोनों में से कोई एक चीज कह दीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। यस और नो? नो, आपने नो कहा, तो वाई, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, ओरिजिन सीक्वेंस नहीं है। ओके, इजंट इट? ओरिजिन सीक्वेंस जब तक नहीं होगा तब तक वो अपने रिप्लिका फॉर्म नहीं करेगा, ओरिजिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। विदाउट ओराई सीक्वेंस दीज फ्रैगमेंट्स ऑफ द जीन, दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसको ट्रांसफर करने के लिए हमें इंटरेस्ट है, ऐसे जीन को जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, फॉरेन जीन कहेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ओरिजिन सीक्वेंस नहीं रहेगा। ओके, ओरिजिन सीक्वेंस नहीं रहेगा, इस वजह से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। सो इसका वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ओके, विदाउट ओरिजिन सीक्वेंस द डीएनए डू नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन। ओके, इजंट इट? सो ये होता है। ओके, ओरिजिन सीक्वेंस जरूरी है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब जाने के बाद, इस होस्ट में जाने के बाद, ये अपने कई सारे मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करेगा, और मल्टीपल कॉपीज नहीं बल्कि इस जीन को भी एक्सप्रेस करेगा, रेजिस्टेंस जीन को भी एक्सप्रेस करेगा। सो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोहेन्स एंड बर्ग इन्होंने बताया कि फॉरेन जीन जो है हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
और इसके बाद फिर कई सारे ह्यूमन जीन्स को बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवाया गया इस टेक्निक के द्वारा। सो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट था बायोटेक्नोलॉजी का, जिसने बायोटेक्नोलॉजी के मींस ट्रिलियन डॉलर्स के जो आज कंपनीज हमें नजर आते हैं, कई सारे बायोटेक्नोलॉजी के कंपनीज, वो इस एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।